नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में केंद्रीय बजट 2025-26 बिल्कुल कॉम्पैक्ट समरी इसकी है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड समरी इसकी है। आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी और इसके बाद इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं वो भी मिल जाएंगे। तो दोनों चीज़ें जब आप कर लेंगे तो आपका जो ये केंद्रीय बजट 25-26 का है ये लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के लिए उस तरह से पहले चीज़ें आ चुकी हैं, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने कंप्लीट करके बनाया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि केंद्रीय बजट क्या है। तो केंद्रीय बजट या जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा है। ठीक है, और इसे मेनली दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला जो होता है रेवेन्यू बजट होता है और दूसरा जो होता है वो कैपिटल बजट होता है। चलिए देखते हैं रेवेन्यू बजट क्या होता है। तो जो रेवेन्यू बजट होता है उसमें राजस्व प्राप्तियां होती हैं यानी रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, और इसमें कर राजस्व में जो टैक्स रेवेन्यू है इसमें आयकर आता है, जीएसटी आता है, कॉर्पोरेट कर आता है, उत्पाद शुल्क आता है, सीमा शुल्क आता है। तो यहाँ से जो आय आती है उसको हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसमें केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले जैसे कि लाभांश हैं, ब्याज हैं, जुर्माने हैं, ये सारे शुल्क शामिल होते हैं। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिवाइड होता है। क्या क्या चीजें होती हैं वो आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय। इसमें सरकार के दैनिक परिचालन व्यय जैसे कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, सब्सिडी तथा सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च शामिल किए जाते हैं। यदि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो क्या होता है, फिर रेवेन्यू डेफिसिट होता है। क्लियर। चलिए, इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं पूंजीगत बजट या फिर कैपिटल बजट। ये भी अगेन टू पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला इसका पार्ट होता है कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत जो प्राप्तियां होती हैं। ये जो राशि होती है विभिन्न स्रोतों में जैसे कि जनता है, विदेशी सरकार या फिर भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेकर जुटाई जाती है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है यानी जो पूंजीगत व्यय होता है इसमें दीर्घकालिक निवेश शामिल होते हैं जैसे कि सड़क पुल निर्माण, मशीनरी की खरीद हो रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक कल्याण की परियोजनाएं, ये सारी। जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है तो फिर क्या होता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। तो दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी कि राजस्व घाटा क्या होता है और राजकोषीय घाटा क्या होता है, यानी फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए, केंद्रीय बजट का जो प्रमुख उद्देश्य है वो देखते हैं। तो सरकार के खर्च और राजस्व का पारदर्शी लेखांकन प्रस्तुत करना, आर्थिक विकास को गति देने के लिए नीतिगत निर्णय को लागू करना, और गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन को आवंटित करना, ये है केंद्रीय बजट का प्रमुख उद्देश्य। बजट प्रबंधन के तीन मुख्य कोष कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है यानी भारत का जो समेकित निधि होता है या समेकित कोष होता है। तो भारत सरकार का जो मुख्य कोष है जहाँ पे सारे कर राजस्व, ऋण और सरकारी परिसंपत्तियों से जो आय होती है वो जमा होती है, और सरकारी व्यय में जैसे वेतन, पेंशन, कल्याणकारी योजनाएं इसी खाते में होता है। और इसमें पैसा निकालने से पहले संसद या सदन की स्वीकृति आवश्यक होती है। किसमें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसके बाद एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी भारत का आकस्मिकता निधि। तो अप्रत्याशित आपात स्थितियां जैसे कि प्राकृतिक आपदा, युद्ध इत्यादि में तुरंत उपयोग के लिए रखी गई जो आरक्षित राशि होती है उसको हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी फंड, और इसका उपयोग राष्ट्रपति की मंजूरी पर त्वरित रूप से किया जाता है। ठीक है। तीसरा जो इसका पार्ट है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया यानी भारत का सार्वजनिक खाता। तो इस खाते में सरकारी योजनाओं, भविष्य निधि, बचत योजना और ट्रस्ट फंड से संबंधित धन होता है, और यहाँ से धन निकालने के लिए विशेष स्वीकृति की आवश्यकता होती है, लेकिन संसदीय बजट का सीधा नियंत्रण इस पर नहीं होता है। तो तीनों चीजें आपको समझ में आई कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है और पब्लिक अकाउंट क्या होता है, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो भारत की समेकित निधि या भारत का समेकित कोष है ये किस आर्टिकल में है, ऐसे ही जो कॉन्टिजेंसी फंड है ये किस आर्टिकल में है, और जो पब्लिक अकाउंट है ये किस आर्टिकल में है। तीनों का आर्टिकल रिलेट करके हमें आप कमेंट करिएगा। बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएं। तो वित्त मंत्री ने देशभक्ति कवि गुराजादा अप्पा राव का उदाहरण लेते हुए कहा कि राष्ट्र सिर्फ उनकी मिट्टी से नहीं बल्कि वहां के लोगों से बनता है। उसी संदर्भ में उन्होंने विकसित भारत के लिए 6 प्रमुख लक्ष्यों को रेखांकित किया। कौन कौन से, तो गरीबी पूर्णतः समाप्त करना, सर्वश्रेष्ठ स्तर की किफायती प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचाना, गुणवत्तापूर्ण, किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना, सभी कामगारों को आवश्यक कौशल देकर सार्थक रोजगार देना, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की कम से कम 70% की भागीदारी सुनिश्चित करना,
और भारत को विश्व के फूड बास्केट बनाने में किसान समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी बजट 25-26 की, और उसमें 6 प्रमुख लक्ष्य कौन थे तो वो आपने यहाँ पे देखे। इसके बाद विकसित भारत के 4 विकास इंजन तो कौन-कौन से हैं? तो पहला इंजन उसमें जो एग्रीकल्चर है यानी कृषि है। इसमें किसान जीवन समृद्ध करने के लिए कई योजनाएँ हैं। तो पहला जो है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये बजट की जितनी भी हैं इस बार की। जिसमें कहा गया कि कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को लक्ष्य बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना और फसलों में जो विविधीकरण लाना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता को बढ़ाना, सिंचाई अवसंरचना को उन्नत करना, किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, और इससे एक अनुमान है कि 1.7 करोड़ किसान इस पहल से सीधे लाभान्वित होंगे। ठीक है। दूसरा जो है ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन निर्माण कार्यक्रम, जिसमें राज्यों के साथ मिलकर एक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम को लागू किया जाएगा, जिसमें कौशल विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचा निवेश और उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाना शामिल होगा। इस पहल के पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके। तीसरा पार्ट है एग्रीकल्चर का दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। तो तूर है, उड़द और मसूर पर 6 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा, और अगले 4 वर्षों में नाफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से इन दालों को खरीद के लिए तैयार रहेंगी। और इसका उद्देश्य क्या है तो स्थिर मूल्य सुनिश्चित करना और आयात पर निर्भरता कम करना। इसके बाद फल और सब्जी कार्यक्रम में तो बागवानी को बढ़ावा देकर किसानों को कुशल आपूर्ति श्रृंखला और प्रसंस्करण सुविधाएं और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए नई योजना। पांचवा पार्ट है इसका कपास उत्पादकता मिशन। तो 5 साल में स्थिर उत्पादकता लाने, अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की किस्मों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है, और किसानों की आय बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्र है। इसके बाद जो केसीसी है यानी किसान क्रेडिट कार्ड में वृद्धि, तो अब जो है किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई। इसमें लगभग 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे, डेयरी किसान बेहतर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद इसमें दूसरा इंजन है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई। तो एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है, और इसे उत्साहित करने के लिए क्या क्या किया गया? तो पहला इसमें एमएसएमई वर्गीकरण में व्यापक परिवर्तन, जिसमें निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाने की बात की गई है। इसमें एमएसएमई अधिक पूंजी, तकनीक उन्नयन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम होगा। दूसरी बात है कि ऋण पहुंच को आसान बनाना। तो गारंटी कवर की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10 करोड़, जिससे ऋण प्राप्ति में सहूलियत होगी। और जो सूक्ष्म उद्यम के लिए क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की गई, जिसमें 5 लाख तक की सीमा होगी और पहले 10 लाख कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी बात कही गई कि महिला एवं हाशिए पर उपस्थित उद्यमियों के लिए सहायता, यानी पहली बार उद्यम करने वाली 5 लाख महिलाएं उद्यमी जो होंगी, उनको अगले 5 वर्ष के लिए प्रत्येक को 2 करोड़ तक का ऋण प्रदान करने का प्रावधान, और इसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो 2 इंजन हमने अभी तक देखे, पहला एग्रीकल्चर और दूसरा एमएसएमई का। तीसरा जो है वो है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का। तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। तो इसमें पहला जो है कि मानव संसाधन में निवेश किया जाएगा। तो उसमें अटल टिंकरिंग लैब्स की बात की गई है कि अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिससे छात्रों में नवाचार की भावना का विकास होगा। डिजिटल कनेक्टिविटी की बात की गई कि भारत नेट परियोजना के जरिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और ग्रामीण जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड सुविधा दी जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक पहल में स्कूलों और विश्वविद्यालयों को स्थानीय भाषाओं में डिजिटल में उपलब्ध पुस्तकें प्रदान करने की में विविधता लाना। और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी जो कौशल विकास है, इसमें मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के तहत टोकरा निर्माण, विनिर्माण और डिजाइन में विशेषज्ञता के लिए 5 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एआई उत्कृष्टता केंद्र के लिए 500 करोड़ का आवंटन के साथ साथ संगणक विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर केंद्र स्थापित करना। और गिग वर्कर्स के लिए सहायता में गिग वर्कर्स को पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। इसमें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ जो गिग वर्कर्स हैं उनको दिया जाएगा। दूसरी इसमें जो चीज कही गई कि अर्थव्यवस्था में पूंजीगत निवेश, तो पीपीपी मॉडल के तहत परियोजनाएं यानी बुनियादी ढांचे से जुड़ी मंत्रालय अगले 3 वर्षों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से परियोजनाओं की पाइपलाइन तैयार करेंगे। रियायती ऋण यानी 50 वर्षों के लिए जो राज्यों को दिया जाएगा, उसमें विकासशील योजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ ब्याज मुक्त ऋण का आवंटन भी किया जाएगा,
द्वितीय परिसंपत्तियां मुद्रीकरण योजना जो कि 2025 से 30 के लिए है। लक्षित जो पुनर्निवेश है 10 लाख करोड़ और नए बुनियादी ढांचे के लिए किया जाएगा। जल जीवन मिशन जिसका कि विस्तार 2028 तक कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा जलापूर्ति, अवसंरचना और रखरखाव हेतु स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी। और जो शहरी चुनौती निधि है यानी अर्बन चैलेंजेस फंड, इसमें विकास के केंद्र के रूप में शहर पुनर्विकास और जल स्वच्छता पहल के लिए 1 लाख करोड़ का फंड दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। तीसरा इसका जो पार्ट है वो है नवाचार पर निवेश। तो अनुसंधान व विकास, तो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित R&D पहल के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स के लिए अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को विकसित करने हेतु निधि बनाई जाएगी। तकनीकी अनुसंधान में जो फेलोशिप्स यानी IIT और IISc में 10,000 फेलोशिप बढ़ी हुई सहायता के साथ होगी। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन में शहरी नियोजन हेतु आधारभूत भू स्थानिक डेटा निर्माण होगा। भारतीय ज्ञान संरक्षण मिशन के लिए 1 करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और भारतीय ज्ञान प्रणालियों का राष्ट्रीय भंडार होगा। तो हमने 3 इंजन देखे। चौथा इंजन है इसका निर्यात, यानी पहला एग्रीकल्चर का, दूसरा MSME का और तीसरा इन्वेस्टमेंट का। अभी ये एक्सपोर्ट का पार्ट है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो प्रमुख पहलें की गई, तो MSME निर्यात संवर्धन कार्यक्रम यानी MSME के निर्यात प्रयासों को वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। भारत ट्रेड नेट जिसको कि BTN कहते हैं, एकीकृत डिजिटल मंच जो व्यापार, कागजी कार्रवाई और वित्तीय लेन देन को सरल बनाएगा। तीसरा है इसका उद्योग 4.0 के तहत घरेलू विनिर्माण समर्थन यानी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाकर मेड इन इंडिया निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बनाना। चौथी चीज है इसमें हवाई कार्गो अवसंरचना में उच्च मूल्य नाशवान वस्तुएं जैसे कि फल है, मजे वाली जो मछली इत्यादि, इनके निर्यात के लिए हवाई परिवहन व भंडारण की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। ठीक है। बजट 2025-26 में सुधार के उपाय क्या क्या बताए गए हैं? तो बीमा क्षेत्र में FDI यानी अब जो बीमा कंपनियां हैं उसमें 100% FDI की अनुमति दी जाएगी बशर्ते संपूर्ण निवेश भारत के भीतर रखा जाए। विनियामक सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति यानी अनावश्यक लाइसेंस तथा परमिट हटाने, अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने और शासन में विश्वास बढ़ाने के लिए। राज्यों का निवेश मित्रता जो सूचकांक है, सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने तथा निवेश आकर्षित करने हेतु राज्यों को रैंक करना। और जन विश्वास विधेयक 2.0 यानी व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को कारगर बनाने हेतु 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त करना। तो ये सारी चीजें जो 2025-26 के बजट में सुधार के उपाय बताए गए हैं। इसके बाद इसमें है राजकोषीय समेकन और लक्ष्य। तो वित्त मंत्री ने बजट 25-26 में राजकोषीय समेकन को प्राथमिकता बताया, जिसका उद्देश्य राजकोषीय घाटा को कम करके सरकार के ऋण स्तर को स्थिर करना। अब अगर हम 24-25 में देखें कि राजकोषीय घाटा 4.8% था GDP का, और 25-26 में जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है वो 4.4% रखा गया है। ठीक है। अनुमानित जो प्राप्तियां और व्यय हैं 2024-25 वर्सेस 25-26, तो कुल प्राप्तियां जो हैं बिना उधार के 31.47 लाख करोड़ और 25-26 के लिए 34.96 लाख करोड़, जिसमें शुद्ध जो कर राजस्व 24-25 का देखें तो 25.57 लाख करोड़ और 25-26 के लिए 28.37 लाख करोड़। कुल व्यय अगर देखें तो 24-25 में 47.16 लाख करोड़ और 25-26 में 50.65 लाख करोड़। और पूंजीगत जो व्यय है 24-25 का 10.1 लाख 8 करोड़। ठीक है। और उसके बाद कर सुधार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान जो है, तो प्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए तो व्यक्तिगत आयकर राहत क्या क्या दी गई, यानी 12 लाख तक के आय पर कोई कर नहीं और 12.75 लाख तक आय वाले कर्मचारियों को 75,000 की मानक कटौती के बाद कर से मुक्त किया गया। ये जो है आयकर का स्लैब दिया गया, 0 से 4 लाख तक का 0%, 4 से 8 लाख तक का 5%, 8 से 12 लाख तक का 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20% और 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से अधिक है तो 30% का पूरा एक जो इनकम टैक्स स्लैब दिया गया है संशोधित करके। TDS और TCS सुधार में तो ब्याज पर TDS सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। किराए पर TDS सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है और TCS संग्रह सीमा कितनी है 10 लाख तक। अवकाश विलंबित TCS भुगतान को अपराध मुक्त रखा गया है। अनुपालन में सरलता में कर रिटर्न दाखिल करने की जो सीमा है 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष। छोटे जो धर्मार्थ ट्रस्ट हैं उनके लिए पंजीकरण की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। 2 जो स्वनिवास संपत्ति कर मुक्त मानने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय बचत और NPS जो वात्सल्य खाते की बात हो उस पर निकासी पर छूट दिया जाएगा। इसके बाद
जो व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया गया, तो विनियामक सहजता में क्या है कि 3 वर्ष की अवधि के लिए कर निश्चितता देने वाली नई अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन योजना है, जिसमें कहा गया है कि उन गैर निवासीय कंपनियों के लिए अनुमानित कराधान जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को सेवाएं प्रदान करती हैं, उसके बाद जो अंतर्देशीय जहाज हैं के लिए शुल्क लाभ का विस्तार करना। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया गया, इसमें निगमन अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है। पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड की बात करें तो बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए पेंशन और सॉवरेन वेल्थ स्कीम की समय सीमा 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है। सीमा शुल्क सुधार और निर्यात संवर्धन में तो शुल्क संरचना में सरलीकरण, जिसमें कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादों को कई दरों को हटाकर शेष मदों पर असर बनाए रखते हुए और अतिरिक्त शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं और दवाएं तो कैंसर, दुर्लभ और दीर्घकालिक बीमारियों की 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह बीसीडी से मुक्त कर दिया गया है और 37 अन्य दवाओं को भी 13 रोगी सहायता कार्यक्रम के तहत दवाओं में छूट प्राप्त है। घरेलू विनिर्माण में तो 25 महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि कोबाल्ट है, लिथियम आयन बैटरी है, अपशिष्ट सीसा जस्ता, इनको पूर्ण तरीके से बीसीडी से छूट दी गई है। वस्त्र क्षेत्र में देखें तो आपको 2 और सटल रहित जो करघे हैं उनको पूर्ण छूट दी गई है। बुने हुए कपड़ों पर बीसीडी बढ़ाकर 20% या 115 किलोग्राम जो भी अधिक हो वो किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो जो IFPD है यानी इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बीसीडी 20% किया गया है। ओपन जो सेल है उस पर बीसीडी 5% घटाकर कुछ हिस्सों को पूरी तरह मुक्त रखा गया है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनमें मोबाइल बैटरी निर्माण के लिए 35 तथा 28 पूंजीगत वस्तुओं को छूट सूची में शामिल किया गया है। जहाज निर्माण उद्योग में आप देखें तो कच्चे माल पर बीसीडी छूट को अगले 10 वर्षों तक बढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो निर्यात संवर्धन की बात है कि हस्तशिल्प निर्यात पर बीसीडी छूट और गीले जो चमड़े हैं उस पर बीसीडी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। फ्रोजन फिश और पेस्ट बीसीडी 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है और झींगा मछली फीड पर जो फिश हाइड्रोलिजेट बीसीडी 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ये जो केंद्रीय बजट 2025-26 की समरी थी, यहाँ पे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें वो हमने सारी शामिल कर ली। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जो MCQ वो देख लेते हैं, चीज़ें हमारी लगभग पूरी तरीके से कवर हो जाएंगी। तो पहला इसमें जो प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है। ठीक है, तो थीम क्या है, सबका विकास है। ये जो बजट प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमन जी ने और वो बजट पेश किया 8वीं बार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बजट जो है प्रस्तुत किया इन्होंने। तो बजट 25-26 की जो थीम सबका विकास और जो समावेशी, संतुलित और अस्थायी विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित थी। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने प्रमुख विकास इंजन पहचाने गए, तो हमने ऊपर ही देखा वो 4 थे, 4 विकास प्रमुख इंजन। एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को प्रमुख आर्थिक चालक के रूप में मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से कितने किसान लाभान्वित होंगे, तो आपने ऊपर इसको भी देखा 1.7 करोड़। देखिए प्रश्न जो है ऐसे ही लगभग पूछे जाते हैं। तो जो योजना 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को कवर करेगी, जिसमें लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएगी। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किस कालावधि के लिए घोषित किया गया है, तो वो किया गया 6 वर्षों के लिए, जिसमें तूर है, उड़द है, मसूर के लिए 6 वर्षों का मिशन जलवायु अनुकूल बीजों और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा कितनी बढ़ाई गई है, तो 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 5 लाख तक का कर दिया गया, जिसमें क्या होगा 7.7 करोड़ किसानों को अधिक ऋण सुविधा प्राप्त हो सकेगी। 2025-26 में मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वो की जाएगी बिहार में। तो मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, चमड़ा और फुटवेयर क्षेत्र के लिए फोकस योजनाओं से कितनी नौकरियां सृजित होंगी, तो वो होंगी 22 लाख। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत अनुमानित 22 लाख रोजगार सृजित होंगे और ये क्षेत्र 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स में कितनी राशि जोड़ी गई है, तो 10,000 करोड़ की राशि स्टार्टअप में जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल जीवन मिशन का जो परिव्यय है 2025-26 के लिए कितना है, तो वो 67,000 करोड़ है और इस परिव्यय से ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन में कितनी राशि प्रस्तावित है, तो 20,000 करोड़ प्रस्तावित है। इस मिशन में स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय को निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, उड़ान योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, तो 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कितनी ऋण सीमा निर्धारित की गई है? तो 30,000 की। और बजट में जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यूपीआई लिंक है 30,000 की ऋण सीमा वाला क्रेडिट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, बजट में अटल टिंकरिंग लैब्स कितनी स्थापित करने की घोषणा की गई? तो आपने ऊपर देखा ही 50,000 अगले 5 वर्षों में। ठीक है, जो कि कहाँ पे हुई है? सरकारी स्कूलों में नवाचार को डेवलप करने के लिए किया गया है। और बजट 2025-26 में प्रत्यक्ष कर छूट सीमा क्या रखी गई है कटौती के साथ लेकर? तो 12.75। वेतनभोगी करदाताओं के लिए कटौती सहित आयकर छूट जो है वो 12.75 लाख तक बढ़ा दी गई है। और बजट में राज्यों को हस्तांतरण की अनुमानित राशि 2025-26 के लिए कितनी है? तो 25.6 लाख करोड़ है। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित दोनों के लिए ये इतना मतलब हस्तांतरित करने का अनुमान है। तो ये पूरा कंप्लीट जो बजट के एक हिसाब से समरी थी, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है, यानी जैसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे हमने यहाँ पे पूरे कवर। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया, जो आर्थिक सुधारों और विकास की दिशा में एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। ठीक है, यानी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 का पेश किया। ये जो रिपोर्ट है ये आगामी केंद्रीय बजट 2025 के लिए आधारशिला का काम करती है और देश की आर्थिक प्रगति, चुनौतियों व नीतिगत दिशा का आकलन करती है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? तो भारत सरकार की ये वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा तैयार की जाती है और केंद्रीय वित्त मंत्री इसे संसद में प्रस्तुत करते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो आर्थिक विभाग के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। उद्देश्य का बात है तो देश की आर्थिक स्थिति, क्षेत्रीय विकास, आर्थिक चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं को समझाना होता है। पहली बार ये रिपोर्ट 1950-51 में बजट का हिस्सा थी और 1964 में इसे बजट से एक दिन पहले अलग दस्तावेज के रूप में पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुसार 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर कितनी? 3.2% और 2025 में 3.3% रहने का अनुमान है। देखिए प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि आईएमएफ के अनुसार जो भारत की वैश्विक आर्थिक वृद्धि है 2025 में कितनी रहने का अनुमान है? तो 3.3%। 2024 में पूछा जाता है तो 3.2%। विनिर्माण क्षेत्र आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण धीमा रहेगा, जबकि सेवा क्षेत्र जो है मजबूत बना रहेगा। वैश्विक मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन सेवा मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जिससे विभिन्न केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियां अलग अलग हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व संघर्ष ने वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति पर प्रभाव डाला है। सुएज नहर में बाधा के कारण जहाजों को केप ऑफ गुड होप जो मार्ग है वो अपनाना पड़ा है, जिससे माल ढुलाई महंगी और धीमी हुई है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। भारत की जो आर्थिक स्थिति है तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी है? 6.3% से लेकर 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। और वास्तविक सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए जो है 2024-25 में कितना? 6.4 रहने का अनुमान है। अगर क्षेत्रीय प्रदर्शन में देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो रिकॉर्ड खरीफ फसल और मजबूत ग्रामीण मांग के चलते 3.8% की वृद्धि। उद्योग विनिर्माण में 6.2% की वृद्धि, लेकिन कमजोर वैश्विक मांग के कारण विनिर्माण क्या है? धीमा है। सेवा क्षेत्र में 7.2% की सबसे तेज वृद्धि, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और आतिथ्य उद्योग प्रमुख रहे। वाह्य क्षेत्र में 2024-25 के पहले 9 महीनों में निर्यात में 6% की वृद्धि हुई, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि रही। व्यापारिक निर्यात 1.6% बढ़ा, पर आयात 5.2% बढ़ने से क्या रहा? व्यापार घाटा बढ़ा है। और भारत में विश्व में सबसे बड़ा धन प्राप्तकर्ता जो है बना रहा, जिससे चालू जो खाता घाटा है वो 1.2% पर नियंत्रित रहा। वित्तीय क्षेत्र और मुद्रास्फीति में देखें तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्तियां यानी जीएनपीए 12 वर्षों के न्यूनतम 2.6% पर आ गई है, जो कि शुद्ध एनपीए कितना है? 0.6% है। परिसंपत्ति रिटर्न जो है 1.4% और इक्विटी रिटर्न कितना है? 14.1% तक बढ़ा है। आरबीआई का जो वित्तीय समावेशन सूचकांक 2021 का है 53.9 से बढ़कर 2024 में 64.2 हो गया है, जिसका श्रेय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जाता है।
आरबीआई ने रेपो दर 6.5% पर स्थिर रखी और जो सीआरआर है यानी कैश रिजर्व रेशियो है उसको घटाकर 4% किया है, जिससे बाजार में तरलता बढ़ी है। मुद्रा गुणक कितना है? 5.7 पर पहुंचा है और पूंजी बाजारों ने अप्रैल से दिसंबर 2024 तक 11.1 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो पिछले वित्त वर्ष से 5% अधिक है। आईपीओ से फंड जुटाने की क्षमता 3 गुना बढ़कर 1.53 लाख करोड़ रुपए हो गई है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए ऋण मंजूर किए हैं। इसके बाद व्यापार और विदेशी ऋण के बारे में देखते हैं। तो भारत का जो कुल निर्यात है 6% बढ़कर 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आयात 6.9% बढ़ा, जो घरेलू मांग की मजबूती को दर्शाता है। वैश्विक व्यापार की बढ़ती नीति अनिश्चितता और प्रमुख शिपिंग मार्गों जैसे लाल सागर, पनामा नहर के सूखे से चुनौती मिली, जिससे लागत बढ़ी और डिलीवरी में क्या हुआ? देरी हुई। मित्र तटस्थता और निकट तटस्थता की नीति अपनाई जा रही है, जिससे देशों ने भू राजनीतिक गठबंधनों के अंदर व्यापार को प्राथमिकता दी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में उतार चढ़ाव देखा गया, पर भारत की मजबूत आर्थिक नींव ने कुल प्रवाह को सकारात्मक बनाए रखा। विदेशी मुद्रा भंडार जो है दिसंबर 2024 में 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जो बाहरी ऋण का लगभग कितना परसेंट कवर करता है? 90%। इसके बाद मुद्रास्फीति और वैश्विक जो कीमतें हैं। तो वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.7% से गिरकर 2024 में कितनी रह गई? 5.7%। और भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% से घटकर 4.9% हो गई। हालांकि जो खाद्य मुद्रास्फीति है, टमाटर, प्याज, दालों के कारण 7.5% से बढ़कर कितनी हो गई? 8.4% हो गई। कोर मुद्रास्फीति जो है 10 वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 की जो मुद्रास्फीति लक्ष्य को 4.5 से 4.8% तक कर दिया है, जबकि आईएमएफ ने कितना किया? 4.4 रहने का अनुमान लगाया है। तो आप आरबीआई का भी और आईएमएफ का दोनों का डेटा अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मध्यम अवधि के जो आर्थिक दृष्टिकोण है उसमें आईएमएफ के अनुसार भारत वित्त वर्ष 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2030 तक 6.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, जिसमें 10.2% नाम मात्र जीडीपी वृद्धि दर होगी। भारत को विकसित भारत 2047 लक्ष्य के लिए अगले 2 दशकों में 8% वार्षिक विकास दर बनाए रखने होगी और वैश्विक आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंध और चीन का वैश्विक निर्माण प्रभुत्व आपूर्ति श्रृंखला और निवेश के लिए जोखिम बने हुए हैं। आईएमएफ ने भारत की वार्षिक जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है 6.5% और जो चालू खाता जीडीपी है वो 2.2% रहने का अनुमान लगाया। किसका? आईएमएफ का। और रुपए में प्रति वर्ष लगभग 0.5% गिरावट की उम्मीद है, जो आर्थिक स्थिरता का संकेत है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट और बुनियादी ढांचा में देखें तो पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स जो है वित्त वर्ष 2020 से 24 में 38.8% की CAGR से बढ़ा। सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और मुद्रीकरण परियोजनाओं जैसे कई बड़े कार्यक्रम शुरू किए। रेलवे नेटवर्क जो है अप्रैल से नवंबर 2024 में 2031 किलोमीटर तक पहुंचा और 17 नई जो वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 6215 किलोमीटर का विस्तार हुआ और 619 उड़ान मार्ग जोड़े गए। सागरमाला परियोजनाओं के अंतर्गत बंदरगाह क्षमता में वृद्धि हुई। ऊर्जा क्षेत्र में देखें तो कुल स्थापित क्षमता 456.7 गीगावाट है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? 47%। और 5G नेटवर्क जो है 779 जिलों तक पहुंचा और भारत नेट ने 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर नेटवर्क तक बढ़ाया। सामाजिक और मानवीय विकास में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.18 करोड़ घर स्वीकृत किए गए और जल जीवन मिशन ने 15.3 करोड़ परिवारों तक जल आपूर्ति पहुंचाई, जिसमें 18,374 गांवों का विद्युतीकरण हुआ। स्वच्छ भारत मिशन जो दूसरा चरण है उसमें 1.92 लाख गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया और कुल 3.64 लाख गांव ODF प्लस बने। भारत 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है, जिसमें गगनयान और चंद्रयान 4 जैसे मिशन शामिल हैं। उद्योग और विनिर्माण में तो औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से बिजली और निर्माण के कारण। और सरकार स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0 को बढ़ावा दे रही है। इस्पात उत्पादन 3.3% बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 9.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, जिसमें 99% जो स्मार्टफोन है वो भारत में निर्मित है।
भारत WIPO की वैश्विक शीर्ष 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालयों में कितने नंबर पे है? छठे नंबर पर है। MSME क्षेत्र में 23.24 करोड़ लोग कार्यरत हैं, जिसमें 2.39 करोड़ व्यवसाय औपचारिक हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत कोष के जरिए MSME को इक्विटी फंडिंग उपलब्ध कराई है। सर्विस सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट में तो सेवा क्षेत्र GBA में कितना 55% योगदान देता है, जो 2014 में 50.6% से क्या हुआ, बढ़ा है। और ये क्षेत्र 30% कार्यबल को रोजगार देता है। सूचना और कंप्यूटर सेवाओं में 6.3% से बढ़कर कितना हो गया, 10.9% तक GBA का हिस्सा हो गया है। रेल यात्री यातायात 8% बढ़ा, माल ढुलाई 5.2% बढ़ी। पर्यटन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 5% योगदान देने लगा है। और दूर संचार जो क्षेत्र है विश्व में मोबाइल डेटा खपत में अग्रणी है। कृषि और खाद्य प्रबंधन में तो कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 16% हिस्सा है और 46.1% जनसंख्या को रोजगार देता है। कृषि क्षेत्र खरीफ उत्पादन 1647 MLT तक पहुंचा। मत्स्य पालन और पशुपालन ने भी तेजी से वृद्धि की है। किसान की आय बढ़ाने के लिए जो MSP है उसमें बड़ी बढ़ोतरी की गई है। भारत को 55% कृषि क्षेत्र जो है वो सिंचित है, जबकि 2/3 हिस्से सूखे का खतरा है। और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 7.75 करोड़ खाते, ई नाम प्लेटफॉर्म पर 1.78 करोड़ किसान और 2.62 लाख व्यापारी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त जो अनाज है वो प्रदान किया जाता है। जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण में जलवायु अनुकूलन व्यय GDP के 3.7% से बढ़कर कितना हो गया, 5.6% हो गया। LIFE पहल की 2030 तक वैश्विक स्तर पर $440 बिलियन की बचत होने की संभावना है। भारत की विद्युत क्षमता का लगभग आधा हिस्सा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। वन कार्बन सिंक में 2005 से 2023 के बीच 2.29 बिलियन टन CO2 में वृद्धि हुई। जलवायु वित्त के लिए वैश्विक प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है। भारत ने 2024 में 20,000 करोड़ डॉलर के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। सामाजिक असमानता और कौशल विकास तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गिनी गुणांक में कमी आई है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ा है। शिक्षा में ड्रॉप आउट दर कम हुई है और उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ा है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं स्वास्थ्य सेवा को सशक्त कर रही हैं। बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हुई है और कार्यबल भागीदारी 60.1% हुई है। ग्रामीण महिलाओं की श्रम भागीदारी में सुधार हुआ है। स्वरोजगार बढ़ा है और औपचारिक नौकरियों में भी वृद्धि हुई है। स्टार्टअप इंडिया के तहत महिला नेतृत्व वाले जो स्टार्टअप्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। अब आर्थिक चुनौतियां क्या क्या हैं, तो भू राजनीतिक अनिश्चितताएं, वैश्विक मंदी और वित्तीय बाजार की अस्थिरता, मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी, निवेश की कमी और लॉजिस्टिक्स लागत, शहरीकरण में देरी, बेरोजगारी और कौशल असंतुलन, राजकोषीय दबाव और बढ़ते ऋण, साइबर सुरक्षा खतरे और डिजिटल ऋण की धीमी पहुंच, वैश्विक मांग में उतार चढ़ाव और ऊर्जा संक्रमण की चुनौतियां। आगे की रणनीतियां क्या क्या हैं, तो व्यापार साझेदारियों में विविधता और क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करना, घरेलू ऊर्जा सुरक्षा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और रणनीतिक भंडारों का विस्तार, उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सुधार और निवेश को प्रोत्साहित करना, मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु खाद्य आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ करना, रोजगार सृजन और कौशल विकास पर ध्यान, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, राजकोषीय अनुशासन के साथ साथ सामाजिक कल्याण को संतुलित करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का है उसकी ये समरी थी। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप इसको अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ MCQ देखते हैं। तो पहला इसमें है, वित्त वर्ष 2025 में जो फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है, तो वो 6.4%। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। यह वृद्धि सतत आर्थिक नीतियों, सुधारों और वैश्विक मांगों के सुधारों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए GDP वृद्धि दर अनुमान क्या है, तो वो है 6.3% से लेकर 6.8% तक का। ठीक है, और ये अनुमान जो है निवेश उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। फाइनेंशियल ईयर 25 की चौथी तिमाही में GDP वृद्धि दर कितनी रही, तो वो रही 7.4%। 2025 की अंतिम तिमाही में GDP की जो 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जो उच्च विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन के कारण संभव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
फाइनेंशियल ईयर 25 में बैंकों का जो सकल एनपीए यानी ग्रॉस एनपीए प्रतिशत कितना रहा, तो वो रहा 2.6%। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे बिल्कुल एकदम आप ये कह सकते हैं कि फैक्ट पे चलता है, इसीलिए यहाँ पे जो एमसीक्यू बनाए भी गए वो बिल्कुल फैक्चुअल बनाए गए हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर में बैंकों का जो सकल एनपीए है 2.6% पर पहुंच गया, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है, और ये ऋण वसूली और बैंकिंग सुधारों का ही परिणाम है। फाइनेंशियल ईयर 25 में जो खुदरा मुद्रास्फीति है सीपीआई औसतन कितनी रही, तो वो रही 4.9%। ठीक है, जो कि आरबीआई के लक्षित दायरे में है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर क्या रही, तो वो रही 3.8%। अच्छी मानसून और सरकारी योजनाओं के कारण कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई। फाइनेंशियल ईयर 25 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही, तो वो रही 7.2%। अब इसमें जैसे कि आईटी है, टूरिज्म है और वित्तीय सेवाओं में वृद्धि के कारण ये 7.2% की दर से बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत का कुल निर्यात माल और सेवा को कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो वो बढ़ा है 6%। और वैश्विक मांग में सुधार और सेवा निर्यात में वृद्धि के कारण कुल निर्यात में 6% की वृद्धि देखी गई। फाइनेंशियल ईयर 25 में पेट्रोलियम और आभूषणों को छोड़कर वस्तुओं के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई, तो वो हुई 9.1% की। ठीक है, तो गैर पेट्रोलियम और गैर आभूषण वस्तुओं में निर्यात कितना रहा, 9.1% बढ़ा, जिससे कि विविधीकरण में सुधार हुआ। फाइनेंशियल ईयर 25 में सरकार का स्वास्थ्य व्यय कुल स्वास्थ्य खर्च में कितना था, तो वो था 48%। ठीक है, जो पहले कितना था 29%। फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 25 के दौरान सामाजिक क्षेत्र पर खर्च में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, तो वो रही 15% की। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा पोषण पर जो खर्च किया गया वो 15% रहा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2024 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की अनुमानित राशि क्या थी, तो वो थी 640.3 अरब यूनाइटेड स्टेट जो डॉलर है। तो दिसंबर 2024 का ये आंकड़ा है 640.3 अरब डॉलर। 2024 तक भारत में निर्मित स्मार्टफोनों की घरेलू निर्माण प्रतिशतता कितनी हो गई, तो वो हो गई 99%। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की कुल स्थापित रेन्यूएबल ऊर्जा क्षमता कितनी, तो वो है 209.4 गीगावाट की। ठीक है, जो कुल ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फाइनेंशियल ईयर 25 की भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार कितना था, तो वो था 1 ट्रिलियन यूएसडी। तो डिजिटल सेवाओं, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कारण भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 1 ट्रिलियन यूएसडी आका गया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड यहाँ पे हमने पहले इसकी समरी देखी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बजट चर्चा में क्यों आया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को, डेट बिल्कुल याद रखिएगा हर एक चीज, क्योंकि आरओ की परीक्षा में एक बार बजट का साइज पूछा गया है। तो 20 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ का जो बजट है ये विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत किया, तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उनके द्वारा ये प्रस्तुत हुआ। ठीक है, 8,08,736 करोड़, बिल्कुल एज इट इज डेटा याद रखिएगा। ये जो बजट है पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक है। ठीक है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सर्वे भवन्ति सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप बताया है। ये 9.8% अगर आप देखें तो 2024-25 का जो बजट था वो कितना था, वो भी डेटा आपको जानना चाहिए। तो 6,75,587 करोड़ था जो संशोधित अनुमान आया था, उससे इसके अगर देखेंगे आप तो ये आपको 9.8% ज़्यादा मिलेगा। सरकार ने इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा है, जिससे यह एक जन कल्याणकारी और सर्वसमावेशी बजट बनता है। ठीक है, अब इसमें जो अलग अलग चीज़ें हैं कि किस किस सेक्टर को कितने कितने पैसे अलॉट किए गए, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। सबसे पहले कुछ प्राप्तियां और व्यय देख लेते हैं, तो यहाँ पे विवरण आपको मिलेगा और ये राशि है रुपए में। तो कुल प्राप्तियां जो हुई वो हुई 7,79,242.65, और राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो 6,62,690.93। पूंजीगत प्राप्ति देखेंगे आप तो 1,16,551.72। कर राजस्व कितना मिला, तो ये मिला 5,50,172.2, और स्वयं का जो कर राजस्व है वो 2,95,000 करोड़ रुपए। ऐसे ही केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है वो 2,55,172.2, और जो कुल व्यय देखते हैं, अभी तो हमने कुल प्राप्तियां देखी, अभी कुल व्यय देखते हैं, तो ये 8,08,736.06। उसमें राजस्व लेखे से व्यय कितना हुआ, तो 5,83,174.57, और जो पूंजी लेखे से व्यय हुआ वो 2,25,561.49। तो ये एक आंकड़ा था जो कि प्राप्तियां हुई कहाँ पे,
कितनी और कितने व्यय हुए, कहाँ कहाँ पे, वो सारे। ठीक है, इसके बाद बजट की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देखते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 28,478.34 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 93,000 रुपए से अधिक हो गई है। ठीक है, यानी जो पर कैपिटा इनकम है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कर संग्रहण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की भागीदारी सबसे अधिक है। अभी हम आगे ये देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश टॉप किस किस चीज में है। जैसे उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान किस किस चीज में, थोड़ा सा वन लाइनर फैक्ट के रूप में याद कर लेंगे तो चीजें वहां से भी पूछी जाती है। जैसे कि दुग्ध उत्पादन में टॉप पर है, और जो निःशुल्क राशन वितरण है उसमें भी टॉप पर है, और जो जन धन योजना जिससे बैंक में डीबीटी से ट्रांसफर होता है उसमें भी यूपी टॉप पर है ना। वित्त वर्ष 2017-18 में प्रदेश की जो जीडीपी थी वो 12.89 लाख करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में कितनी हो गई, 27.51 लाख करोड़। ठीक है, इसके बाद प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा, ठीक है, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको कि SGSDP कहते हैं, तो वो 2.97% है, जो कि FRBM जो एक्ट रहा 2003 का, उसके जो 3.5% की सीमा है उससे वो कम है। देखिए जो FRBM एक्ट है, थोड़ा देख लीजिए, ये आया दो बार, 2003 में आया, बाद में 2018 में इसको अमेंड किया गया। ठीक है, तो 2003 में इसका मेनली उद्देश्य यही था कि जो राजकोषीय अनुशासन है उसको स्थापित करना, और जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करना, और जो सार्वजनिक निधियां हैं उनके बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना। FRBM जो 2003 में आया उस एक्ट का मेन उद्देश्य था। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें बताई गई और ये कहा गया कि जो जीडीपी होना चाहिए वो 3% से कम होना चाहिए। 2003 में 3% था, बाद में 2018 में 0.5% की छूट दी गई और ये कहा गया कि ये 3.5% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर रखिएगा। FRBM जो 2003 का एक्ट था उसमें 3% का जो फिजिकल डेफिसिट का लिमिट था वो 2018 में अमेंड करके कितना कर दिया गया, 3.5% कर दिया गया। ठीक है, तो FRBM का जो अधिनियम है उसमें निर्धारित 3.5% की सीमा से कम है। तो कितना है जो मतलब उत्तर प्रदेश का सकल राजकोषीय घाटा है वो 2.97% है। इसके बाद ये विभागवार जो बजट का विवरण दिया गया है कि MSME और युवाओं के लिए जो योजनाएं हैं, तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत शिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। हथकरघा और वस्त्र उद्योग में देखें तो हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए PM मित्र योजना, तो PM मित्र योजना किससे रिलेटेड है, यह हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। इसके तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वस्त्र गारमेंटिंग नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 150 करोड़ रुपए तथा अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 5.5 लाख पावर लूम बुनकर कार्यरत हैं। ठीक है, इसके बाद अगर डिफेंस क्षेत्र में देखें यानी रक्षा और औद्योगिक विकास में, तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। अवसंरचना विकास में, तो बजट में अवस्थापना विकास के लिए कुल बजट का 22% भाग आवंटित किया गया है। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 3,953 करोड़ रुपए तथा आगरा एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कितने की व्यवस्था की गई, 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगरा एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे दोनों को आपस में लिंक करने के लिए। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार जो है वो हरिद्वार तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद हेतु 100 करोड़ रुपए और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसके बाद शिक्षा और उच्च शिक्षा में देखिए तो बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुल 13% की राशि आवंटित की गई है। 22 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए 25 करोड़ तथा PM श्री योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़ रुपए और पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित करने हेतु विशेष योजना की घोषणा की गई है। बलिया एवं बलरामपुर में नए राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, 2 जिलों में, बलिया और बलरामपुर में, और गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय 2025 तक पूर्ण किया जाएगा। कृषि और ग्रामीण विकास में,
तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए कुल बजट का 11% हिस्सा निर्धारित किया गया है। गांवों में नए स्टेडियम की स्थापना के लिए 125 करोड़, मत्स्य संपदा की योजना के लिए 195 करोड़ तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 425 करोड़ का प्रावधान किया गया। बिल्कुल इसको याद करिएगा अच्छी तरीके से। महिला और बाल विकास में तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कोविड काल में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पुष्टाहार कार्यक्रम एवं सुपोषण योजना के हेतु क्रमशः 4119 करोड़ और 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यानी पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4119 करोड़ और जो सुपोषण योजना है उसके लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 2980 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में देखते हैं तो पीएम आवास योजना के लिए 4848 करोड़, वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए 8105 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ और जनजाति छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु कितना 6 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद पीएम जन धन अभियान के लिए विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के लिए समग्र विकास योजनाएं बनाई गई हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए 1998 करोड़ रुपए और आकस्मिकता कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को आपातकालीन सहायता के लिए 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके बाद स्वास्थ्य और आयुष में देखते हैं तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट का 6% हिस्सा निर्धारित किया गया है या आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश आयुष्मान कार्ड जारी करने में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तथा बलिया और बलरामपुर में नए राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साइबर सुरक्षा और तकनीकी नवाचार में तो लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए कितने 5 करोड़ की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ होगी, वो लखनऊ में होगी। साइबर सुरक्षा के लिए 3 करोड़ तथा तकनीकी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क और आईसीटी लैब्स के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। नगर निकाय और एससीआर जो राजधानी क्षेत्र के लिए यानी स्टेट कैपिटल रीजन, तो राज्य के प्रत्येक नगर निकाय के विकास के लिए 2.5 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। 58 नगर निकायों के समग्र विकास की योजना बनाई गई है। राजधानी क्षेत्र में जो कि स्टेट कैपिटल रीजन की गठन की घोषणा की गई, जिसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी जिले शामिल होंगे। तो एससीआर में कौन कौन शामिल होगा, लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, यानी ये 6 जिले शामिल होंगे स्टेट कैपिटल रीजन में। पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर में मथुरा और वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़, अयोध्या पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ तथा चित्रकूट मथुरा के पर्यटन विकास के लिए 125 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जन उपयोगी मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु 30 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण संरक्षण में तो प्रदेश का जो वृक्षादन क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो चुका है, 9.96% हो चुका है। और वनावरण और वृक्षादन में उत्तर प्रदेश जो है देश में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2018 में राज्य में बाघों की संख्या 173 थी, जो कि 2022 में बढ़कर कितनी होगी, 205। गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजाति संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है, ठीक है। तो गिद्ध प्रजाति संरक्षण केंद्र गोरखपुर में। इसके अतिरिक्त गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समरी थी जो कि बजट 2025-26 का है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी देख लेते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो कि यहाँ पे हम नोट नहीं कर पाए उसको, ठीक है। तो देखिए इस बार का जो बजट रहा उसमें 22%, मतलब टोटल बजट का जो 22% है वो बुनियादी ढांचे के लिए और किसके लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। और 13% का जो बजट रहा वो एजुकेशन के लिए यानी शिक्षा के लिए, ठीक है। 11% का जो मतलब एक बजट रहा उसका, तो वो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उसके लिए। 6% का जो बजट रहा वो किसके लिए रहा, वो स्वास्थ्य के लिए रहा, ठीक है। और जो 4% बजट का पार्ट रहा वो सामाजिक सुरक्षा जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए है, ठीक है। तो ये भी डेटा याद रखिएगा, क्या पता पूछ ही लिया जाए, सामाजिक सुरक्षा जो कार्यक्रम है उनके लिए, ठीक है।
पूंजीगत जो परिव्यय है वो कुल मतलब बजट का कितना था, तो वो 20.5 था, वो हम देख चुके हैं। बाकी इसमें और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैं बता चुका। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आपको जानना चाहिए, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो राज्य में बजट हुआ उसमें रुपया आता कहाँ है। तो एक तरफ आप टॉप 3 का याद रख लीजिए, रुपया आता है और रुपया जाता है। टॉप जो 3 हैं उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो राज्य का कर राजस्व। तो राज्य के कर राजस्व से कितना आता है, तो वो आता है 37.4%। ये आने की बात हो रही है। उसके बाद फिर जो केंद्रीय कर अंतरण है केंद्रीय कर से, तो ये 32.4%। और उसके बाद जो सार्वजनिक ऋण है, सार्वजनिक ऋण से कितना आता है, तो वो आता है 14.4%। याद रखिएगा बिल्कुल। और उसके बाद फिर केंद्रीय अनुदान सहायता जिससे 11%, गैर कर राजस्व से 3%, और इस तरह से छोटे छोटे अलग हैं। हमें टॉप 3 के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। रुपया जाता कहाँ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आता है पूंजीगत व्यय में जाता है, और वो परसेंट में आएगा 20.4%। और उसके बाद जो आता है उसमें अन्य व्यय आता है टॉप पर, दूसरे नंबर पर, जिसमें 16.8%। और तीसरे नंबर पर आता है वेतन, जो कर्मचारियों का वेतन होता है उसमें 12.4% ये जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर नंबर आता है पेंशन का। और उसके बाद फिर जो ब्याज भुगतान है, कर्ज अदायगी है, सब्सिडी। हाँ, सब्सिडी के बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि पूछा गया है सब्सिडी में कितने परसेंट खर्च होता है, तो वो 4.3% सब्सिडी में लगता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं, तो इसको आपको जानना चाहिए। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें यहीं पे देख लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। देखिए, हमने ऊपर डिस्कस किया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में, तो उसमें क्या था कि 51,000 रुपये जो है वो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1 लाख रुपये। याद रखिएगा। ठीक है। ये है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जो राशि थी वो 51,000 रुपये से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 1 लाख रुपये कर दी गई। और जो विधवा पुनर्विवाह या फिर उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए जो अनुमन्य सहायता थी उसको भी बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 1 लाख ही कर दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। दूसरी जो चीज़ है इसमें कि जो आउटसोर्सिंग पर कर्मी रखे जाते थे उस उनके लिए जो मतलब सैलरी थी वो पहले थी 16,000 रुपये, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, वो 20,000 कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग जो एम्प्लाई होते थे वो। ठीक है। और बाकी जो और कर्मी हैं जैसे कि संविदा पे रखे जाते हैं, जैसे कि होम गार्ड्स हैं, पीआरडी जवान हैं, फिर ग्राम के जो चौकीदार होते हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इस तरह से जो मतलब संविदा वाले कर्मचारी हैं, इनको कहा गया है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, इसका आप नोट्स अच्छी तरीके से बनाइएगा। वैसे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगी, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो इससे उनको जोड़ा जाएगा। और ये कहा गया है कि 5 लाख तक निःशुल्क जो मतलब उनका स्वास्थ्य की सुविधा या चिकित्सा आप कह सकते हैं, वो इनको फ्री मिलेगी। ठीक है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से कौन कौन जोड़ा जा रहा है, तो उसमें मतलब जो बेसिकली आउटसोर्सिंग वाले लोग हैं वो, और जो मतलब संविदा के लोग हैं वो, जैसे होम गार्ड्स, पीआरडी जवान है, आंगनबाड़ी, एएनएम है, अनुदेशक, आशा वर्कर, इस तरह से जो भी लोग हैं उनको जोड़ा जाएगा। और ये 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसका नाम है क्या, जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड। जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड उनको बनवाना पड़ेगा। ठीक है। कुछ और फैक्ट अगर आप देखें तो प्रदेश में 80 जो है वो मेडिकल कॉलेज हैं। 80 मेडिकल कॉलेज में कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट के हैं। तो 44 जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के यानी गवर्नमेंट के हैं, और इसमें जो बच्चे 36 हैं वो प्राइवेट हैं। ठीक है। अगर आप देखें कि जो राजकीय और निजी क्षेत्र के लिए मेडिकल कॉलेज में मतलब एमबीबीएस की सीट्स है वो 11,800 सीटें एमबीबीएस की हैं, और पीजी के लिए कितनी हैं, लगभग 4,000 सीटें उपलब्ध हैं। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़, और संत कबीर नगर के नाम पर 10 वस्त्रोद्योग पार्क तथा संत रविदास के नाम पर 2 चर्मोद्योग पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है। तो
ये आप याद रखिएगा। 10 जो है ये वस्त्रोद्योग पार्क, और जो संत रविदास हैं उनके नाम पर क्या होगा, 2 चर्मोद्योग पार्क ये स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। और लखनऊ में अटारी कृषि प्रक्षेप पर 251 करोड़ की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर एक सीड पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? वो लखनऊ में की जाएगी। तो सीड पार्क की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? लखनऊ में। और वो किसके नाम पर होगा? वो होगा चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा। ठीक है। मेधावी छात्रों के लिए वो आपने ऊपर देखा है कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जिसमें मतलब 400 करोड़ का प्रावधान किया भी गया है। और माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास का प्रावधान प्रस्ताव भी रखा गया है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद हम एक नज़र ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान किस किस चीज़ पर है, क्योंकि कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको यहीं पे नोट कर लेते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी हमें, है ना। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि कई बार छोटे छोटे प्रश्न और खासतौर पे आर ओ में तो जरूर पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो देश में शीर्ष में किस स्थान पर है? देश में शीर्ष यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ उनका नाम लिखूंगा जिसमें टॉप पर है उत्तर प्रदेश। तो दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी कितनी है? तो 16.1% की। और 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन वितरण होता है उत्तर प्रदेश में। ये सब टॉप है ओवर इंडिया में। ठीक है। और उसके बाद जो 9.57 करोड़ का जनधन खाता है उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद 1.58 करोड़ का जो है वो बिजली का कनेक्शन है, निःशुल्क बिजली का कनेक्शन है, निःशुल्क बिजली कनेक्शन। और उसके बाद प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा सम्मान निधि इसमें 2.86 जो करोड़ किसानों को 80,000 करोड़ मतलब दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में ही दिया जाता है, सबसे ज़्यादा है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना में 1.86 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। आयुष्मान भारत की बात करें, आयुष्मान भारत में सबसे ज़्यादा जो आयुष्मान कार्ड वितरण किए गए हैं वो 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में ही किए गए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 56 लाख से ज़्यादा आवास वितरित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के लिए। स्वच्छ भारत मिशन में अगर आप देखें, स्वच्छ भारत मिशन में तो 2.75 करोड़ जो शौचालय हैं वो उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे थोड़ा और नोट करते हैं इसको। देश में सर्वाधिक अगर आप देखें तो 96 लाख MSME इकाइयाँ हैं। MSME इकाइयाँ कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? तो 96 लाख, जो कि पूरे इंडिया में सर्वाधिक हैं। और अटल पेंशन योजना APY में 1 करोड़ से अधिक लोगों का पंजीकरण हुआ है, उत्तर प्रदेश से ही हुआ है। और देश में सर्वाधिक जो 6 मेट्रो ट्रेन संचालन करता है वो उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है। और इसके बाद कौशल विकास नीति का जो लागू करने वाला पहला राज्य, ये प्रश्न पूछा भी गया है पहले एग्जाम में। कौशल विकास लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। बाकी आप वो सब जानते ही हैं कि खाद्यान्न है, गेहूं है, आलू है, आंवला है, आम है, गन्ना, चीनी, एथेनॉल के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। एथेनॉल ये टॉप पर है। बाकी वो बेसिक चीज़ें मैंने ले ली, वो सारी चीज़ें आप पहले से आपको पता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के बारे में जो कि आपको जाननी चाहिए। ठीक है। तो ये समरी हो गई इसकी। अभी हम इससे MCQ देखते हैं तो सारी चीज़ें आसानी से और भी बेहतर तरीके से कवर हो जाएंगी। चलिए, तो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो आपने ऊपर देखा जी 8,08,736 करोड़ रुपए है। ये बिल्कुल याद रखिएगा डेटा, कई बार मतलब बजट का साइज पूछा गया तो इस बार भी हो सकता है पूछ ही लिया जाए। तो ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक है। पुराना डेटा भी याद रखिएगा कि पुराना बजट का फिगर क्या था। और इस बजट में सभी वर्गों, किसान, महिला, युवा, गरीब, इनका विशेष ध्यान रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, नई योजनाओं के लिए बजट में कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो वो की गई है 28,478.34 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने इस बार की बजट में नई योजनाओं के लिए लगभग 28,478 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है, जिससे विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाई जा सके। प्रदेश में अनुमानित जीडीपी 2024-25 कितनी है? तो वो है 27.51 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो 2017-18 में प्रदेश की जो जीडीपी कितनी थी? 12.89 लाख करोड़, और अब वो बढ़कर कितनी हो गई? 27.51 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, जो राज्य की जो आर्थिक प्रगति है उसको दर्शाती है। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? तो आपने देखा 2.97% है। एफआरबीएम का एक्ट जो था 2003 का, उसमें 3%, और एफआरबीएम का जो अमेंडमेंट किया गया 2018 में, उसमें कहा गया 0.5% का एक्सटेंशन, यानी अभी का जो लिमिट है वो 3.5% एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से है। तो वो उसके हिसाब से 3.5% की सीमा को, मतलब उससे कम है, जो कि वित्तीय अनुशासन की ओर इशारा करता है राज्य को। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो 1000 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई। इसमें युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने में सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना है। पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? तो वो 300 करोड़ की राशि प्रस्तावित है पीएम मित्र योजना के तहत। ठीक है, जिसमें रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो वो 461 करोड़ रुपए की राशि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए निर्धारित की गई है। और इस योजना में उत्तर प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश में रक्षा उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनेगा। गाँवों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कितनी राशि दी गई है? तो वो 454 करोड़ रुपए की राशि दी गई है डिजिटल लाइब्रेरी के लिए। तो डिजिटल जो साक्षरता, इसको बढ़ाने के लिए गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कर रही है, जिससे ग्रामीण युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा में सहायता मिलेगी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो 400 करोड़ रुपए की राशि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, और ये जो योजना है मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए है। स्कूटी वितरण इसमें किया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा और स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा। जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो वो है 4500 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। राज्य सरकार का उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप जल आपूर्ति प्रदान करना है, और इस मिशन को केंद्र सरकार भी सह वित्त पोषित करती है। राज्य में कितने नगर निकायों का विकास किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 58, जिसमें हर निकाय को 2.5 करोड़ की सहायता दी जाएगी, ताकि वो शहरी बुनियादी ढांचे को सशक्त किया जा सके। SCR यानी स्टेट कैपिटल रीजन में कितने जिले शामिल होंगे? तो वो जिले होंगे शामिल 6। ठीक है, तो SCR मॉडल पर दिल्ली NCR की तर्ज पे ही विकसित किया जाएगा, जिसमें लखनऊ है, बाराबंकी है, रायबरेली है, उन्नाव है, हरदोई है, सीतापुर, ये 6 जिले टोटल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो वो है 550 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है, जिसमें सामाजिक समरसता और निर्धन वर्गों की सहायता हेतु सामूहिक विवाह के लिए अनुदान प्रदान करती है। प्रदेश में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गोरखपुर में। ये पहले भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है ये कहाँ? गोरखपुर में। उद्देश्य वही कि विलुप्त प्राय गिद्धों की रक्षा और उनका संवर्धन करना है। उत्तर प्रदेश में वृक्षादन की जो वर्तमान दर है वो कितनी है? तो वो है 9.96% है। ठीक है, तो वन और वृक्षों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासों के कारण यह दर बढ़ रही है, और राज्य अब देश में वृक्षादन वृद्धि के मामले में कौन से स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी बजट के बारे में। तो MCQ और जो इसकी समरी है आप इसको अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा, और जो महत्वपूर्ण चीजें हमने आपको बताई हैं इतना सब आप कर लेंगे तो आपका पूरा बजट कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज और छूट गई यहाँ पे, वो आपको जाननी चाहिए। देखिए, जो कर प्राप्तियां हैं 2025-26 की, नोट ही कर लेते हैं इसको। 2025-26 में इसमें जो स्टेट GST इससे और वैट से कितना पैसा आया? तो वो आया 1,30,425 करोड़ रुपए। ठीक है, और आबकारी शुल्क से ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको भी आप जानते रहिए। आबकारी शुल्क से कितना आया? तो वो 63,000 करोड़ रुपए। और स्टाम्प और ड्यूटी से, या स्टाम्प और पंजीकरण से, स्टाम्प पंजीकरण से कितना आया? तो वो आया यहाँ पे 38,150 करोड़ रुपए। और जो व्हीकल चार्ज है यानी वाहन कर से कितना आया? तो ये आया 14,000 करोड़ रुपए। ठीक है,
तो 2025-26 में जो कर प्राप्तियां हुई उसमें स्टेट जीएसटी और वैट का इतना रेशियो, आबकारी शुल्क से इतना पैसा मिला, स्टाम्प से इतना पैसा और वाहन कर से इतना पैसा, ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि पहले के एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि कितना हिस्सा किस तरह से रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट 2025-26 का उत्तर प्रदेश का बजट था, जो कि हमने समरी के साथ साथ उसके एमसीक्यू भी देखे और भी जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो भी सारी हमने यहाँ पे कवर की। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी, आप उससे बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बाकी दूसरों को शेयर भी करिएगा।